Greetings everyone, welcome to commerce classes, and as you know we have started with the dissolution chapter. So in the series of important MCQs relating to basic concepts and theory of this chapter, डिसोल्यूशन चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरी है, इस पर नेक्स्ट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में. लेट अस स्टार्ट. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद 26th क्वेश्चन बिकॉज 25 तक पिछले वीडियो में थी. नाउ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड इज ट्रांसफर्ड टू. सो व्हाट इज़ बिल्स पेबल? अगर आपके पास बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल क्या होता है? इट्स अ लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. सो अलॉन्ग विद ऑल अदर लाइबिलिटीज़ इसको हमें कहाँ क्लोज कर देना है? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में. इनफैक्ट आप साइड भी याद रखो क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आसानी होगी. नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू. सो जब डिसोल्यूशन होता है तो कैपिटल का फाइनल बैलेंस, मतलब अब आप कैपिटल अकाउंट बना चुके हो, सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हो, तो फाइनल बैलेंस का क्या करना होता है? वो या तो पे होता है और या फिर पार्टनर को पैसा लेके आना होता है, डिपेंडिंग अपॉन की बैलेंस क्या है. क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम उन्हें पे करती है, डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर लेके आते हैं. तो कहाँ जाता है? ये कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो शॉर्टकट में हम ये याद कर लेते हैं कि इसे कैश अकाउंट में क्लोज करना है. नेक्स्ट है आपका चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. हाँ जी, अब अगर आपका सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो अगर एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, फॉर्म कंटिन्यू करती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, सिर्फ एग्रीमेंट बदला है. नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच आइटम इज़ डेबिटेड टू रियलाइजेशन. जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो अब कौन सी आइटम रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी? ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पार्टनर पे कर रहा है, ऑफ कोर्स कोई भी पे करे, हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना होता है. ठीक है, तो ये डेबिट में जाएगी. रिजर्व फंड्स तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहीं क्लोज नहीं करना होता, उनकी सेल रिकॉर्ड होती है. और क्रेडिटर्स को जो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में जो हैं, उनको हमें क्रेडिट साइड में क्लोज करना होता है. एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट में क्लोज होती हैं. लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट में आपका क्लोज होता है. अनरिकॉर्डेड का, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उसका कोई बैलेंस ही नहीं होता है, तो इनको रिकॉर्ड ही नहीं करना होता. ठीक है ना. तो इनमें से जो डेबिट साइड में आएगा रियलाइजेशन के, वो सिर्फ है एक्सपेंसेस, वेदर पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर. क्योंकि कौन पे कर रहा है उससे क्रेडिट साइड डिसाइड होगी कि जा क्या रहा है बिजनेस से. एक्सपेंस तो आ गया ना, तो एक्सपेंस तो डेबिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट. हाँ जी, जब आपका रियलाइजेशन का लॉस आता है तो ये किसके अकाउंट में जाता है? तो आपका लॉस जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. अब क्योंकि ये लॉस है तो लॉसेस से उनके क्लेम कम होते हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड में ये आएगा. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू. अब प्रॉफिट और लॉस हो तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऑफ कोर्स इन द कैपिटल अकाउंट. अभी हमने देखा है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. प्रॉफिट्स होते हैं तो वी नो दैट ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड एंड इफ़ यू हैव अ लॉस देन इट इज़ डेबिटेड. क्योंकि प्रॉफिट होने से पार्टनर्स का बिजनेस में क्लेम बढ़ता है. तो कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट होती है और डिक्रीज डेबिट होती है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर गिव्स हिज पर्सनल एसेट्स टू अ फर्म्स क्रेडिटर. पार्टनर ने अपने पर्सनल एसेट्स में से फर्म के क्रेडिटर को पे कर दिया. सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? देखो, जब हम लाइबिलिटीज़ पे करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है रियलाइजेशन के थ्रू. अगर फर्म कैश देती है तो फर्म का कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया. अगर पार्टनर पे करता है तो क्या है कि पार्टनर का क्लेम बढ़ जाता है. अब आपको पार्टनर को पे करना है क्योंकि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइबिलिटी पे करने की. अब अगर उसने, फर्म ने नहीं पे किया, पार्टनर ने पे कर दिया, तो अब आपको पार्टनर को पे करना पड़ेगा. सो इट इज़ क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जैसे मान लो आपके स्कूल की फ़ीस है ना, आपके स्कूल की फ़ीस है, आपको पे करनी है एंड यू आर नॉट एबल टू पे और सब फॉर सम अदर रीज़न आप कैश नहीं लेके आए हो. तो आपका एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, वो फ़ीस पे कर देता है. अब वो किस लिए पे किया? उसने आपके लिए किया है ना. तो अब ये तो नहीं है कि आप फ़ीस दोगे ही नहीं, भाई मेरी फ़ीस तो गई ख़त्म काम.
अब आपको वो पैसा एक्स को देना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अब फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट होनी थी, ठीक है ना। अब वो किसकी लाइबिलिटी है, वो जैसे आपकी लाइबिलिटी फ़ीस की थी, ये फर्म की लाइबिलिटी है। अब वो एक पार्टनर ने पे कर दिया, तो अब फर्म उस पार्टनर को पे करेगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। नेक्स्ट है कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज़ शोन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन। तो कैश बैलेंस हम कहाँ लेके जाते हैं, रियलाइजेशन में नहीं लेके जाते, कैपिटल में नहीं लेके जाते, उसका कैश अकाउंट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू। जब आपकी गुडविल रियलाइज़ होगी तो कोई भी एसेट रियलाइज हो इंक्लूडिंग गुडविल, प्लीज़ रिमेंबर डिसोल्यूशन के टाइम पर गुडविल इज़ जस्ट लाइक एन एसेट। आप जैसे बिल्डिंग को लेते हो, मशीनरी को लेते हो, ऐसे ही गुडविल भी एक एसेट है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देते हैं। हमारी एंट्री जब भी एसेट की सेल होती है तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कि हमें रियलाइजेशन से पैसा मिला। कोई भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड हो, गुडविल हो, मशीनरी हो, कोई भी हो, जब पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से। सो क्रेडिट होता है रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट्स रियलाइज्ड 50,000 सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अभी बताया कोई भी एसेट हमारी रियलाइज हो, हमें क्रेडिट क्या करना होता है, रियलाइजेशन। कैश डेबिट होगी, पैसा आ रहा है, तो हमारी एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरली गिव्स हिज पर्सनल एसेट्स टू फर्म्स क्रेडिटर। जब एक पार्टनर ने अपनी एसेट्स में से फर्म की लाइबिलिटी पे की तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश। अगर आपकी फर्म पैसा दे रही है तो आपका पैसा जा रहा है कैश, लेकिन अब फर्म नहीं दे रही है, पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो आप वही पैसा पार्टनर के अकाउंट में लिख दोगे कि अब हम तुम्हें पे करेंगे। सो पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, विच इज़ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र होता है इनमें से, कैश बैलेंस नो, क्योंकि इसका अकाउंट बनता है। P&L बैलेंस नो, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, येस। रिजर्व्स, नो, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। रिजर्व भी पार्टनर्स के कैपिटल में जाते हैं। सो जो सेल पे पैसा आ रहा है वो रियलाइजेशन में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कई बार हम ये नॉट वाला वर्ड भूल जाते हैं पढ़ना जल्दी जल्दी में, तो ये ध्यान रखो। अब रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओके। कैश अकाउंट, ऑफ कोर्स इसका अकाउंट बनता है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता। रिजर्व्स पार्टनर्स को मिलते हैं, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होते। P&L पार्टनर का हक है, ये भी उनके पास जाएगा। तो सारी ही चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होनी है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। अब अगर एक पार्टनर ने एक एसेट ले ली, तो जब आपकी एसेट्स पार्टनर लेके जाते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। आप कहोगे भी तुमने तो एसेट ले लिया, अब तुम्हें पूरा पैसा थोड़ा ना मिलेगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होती है। सो अकाउंट कौन सा क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन। सारी एसेट्स जो हैं उनके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, ये चीज़ याद रखो। ये फॉर्मेट होता है आपका रियलाइजेशन का। यहाँ पे हम बाकी एसेट्स लिखते हैं जो हम क्लोज कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लेके आए हैं, अब सब चीज़ें यहाँ डाल दी हैं। अब हमारे पास इंडिविजुअल कोई एसेट नहीं है, तो जो भी सेल होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी, और जो भी पेमेंट होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। सो हमें क्रेडिट करना होगा सेल ऑफ एसेट पे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट। अगर एक पार्टनर आपकी एसेट ले जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, सेल की जगह पे पार्टनर लेके जा रहा है, तो पैसा नहीं आएगा, पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन तो हो गया क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे जर्नल एंट्री से समझ लो कि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया टू रियलाइजेशन, क्योंकि सेल ऑफ एसेट की एंट्री होती है, वैसे पैसा आ रहा होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पैसा नहीं आ रहा, पार्टनर ले गया, तो पैसे को पार्टनर से रिप्लेस करो, ठीक है ना। आप उसके अकाउंट में डेबिट करते हो, आप उसका बैलेंस कम कर देते हो। अब आप उसको कहोगे कि ठीक है, तुम्हारी जितनी भी कैपिटल थी, तुम ये एसेट ले गए हो, अब इसके बदले में पैसा थोड़ा ना मिलेगा, तो तुम्हारा क्लेम कम हो गया, अब तुम्हें कम पैसे देंगे, तो आपका कैपिटल कम हो रही है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट मेट आउट ऑफ। तो पहले हमें लॉसेज कहाँ से निकालने पड़ते हैं, प्रॉफिट्स में से।
ठीक है, कैपिटल में नहीं डालने, प्राइवेट एसेट्स यूज़ नहीं करनी और कोई लाइबिलिटी भी नहीं लेना, प्रॉफिट्स में से। इसीलिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे प्रॉफिट सारे लॉसेज आ रहे होते हैं, आपस में ही मैच हो जाते हैं। जो नेट रिजल्ट बचता है ना वो आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट लॉसेज मीट होते हैं। अब कौन सा अकाउंट बनेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? रिवैल्यूएशन नो, क्योंकि ये तो हम बनाते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशो, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, जब आपकी पार्टनरशिप दोबारा से रीड्राफ्ट होती है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नहीं होता ये। P&L अकाउंट तो नॉर्मली बनता है फाइनल अकाउंट्स में। अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप बनाते हो पार्टनरशिप में ईयर एंड पे। तो हमारा कौन सा अकाउंट बनता है? डी, रियलाइजेशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, फाइन, लेकिन किस पर? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर और नाइन। बुक वैल्यू, क्योंकि एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ है, एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ है कि हम इन्हें क्लोज़ करना चाहते हैं। आप अपनी बुक्स में से सारे एसेट्स अकाउंट को क्लोज़ कर रहे हो, तो बुक में वो जिस वैल्यू पे अपीयर कर रहे हैं उसी पे क्लोज़ करोगे। ठीक है, सो एसेट्स आर क्लोज्ड इन द बुक वैल्यू। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड इज ट्रांसफर्ड टू। अब अगर आपका कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में है, एसेट साइड का मतलब डेबिट बैलेंस है, तो फिर डेबिट बैलेंस तो हम कहाँ लिखेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वी स्टार्ट विद द बैलेंस। सो अगर उनके कैपिटल क्लेम्स हैं तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में। तो क्योंकि हमें कहा गया एसेट साइड में आ रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो वो उनके अकाउंट में डेबिट में बैलेंस लिखा जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन्स आर ट्रांसफर टू। पार्टनर के लोन कहाँ लिखते हैं? वो लोन अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, आप एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हो और सारे लोन्स के बैलेंसेस वहाँ लिखते हो और फिर उनकी पेमेंट कर देते हो। अगर उनको पे कर रहे हो तो पे कर दो, अगर वो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में डाल दो। ठीक है ना, तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उनका लोन। तो ये कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो लोन है, तो लोन में ही ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब है? भाई कैपिटल भी तो कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो कुछ बैलेंसेस हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन में, बाकियों के सेपरेट अकाउंट्स बना के अकाउंट्स में क्लोजर होते हैं। सो लोन को हम लोन अकाउंट में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो जब एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइजेशन के थ्रू चार्ज होते हैं, सो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन पेमेंट कर रहा है। ऑल राइट, बट डेबिट श्योर है रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रिकॉर्डिंग सेल ऑफ एसेट्स। अब सेल हो रही है एसेट की, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस पे रियलाइज होगी? अब नाउ लाइफ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो लाइफ की श्योरिटी पे, एश्योरेंस पे होती है ना, कि आपके थ्रू आउट द लाइफ आप प्रीमियम देते हो और जब उस पर्सन की डेथ होती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे हमें उसकी जो फुल वैल्यू है, पॉलिसी की वैल्यू मिलती है। लेकिन जब पार्टनरशिप के केस में आप पॉलिसी लेते हो जिसे हम कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसमें सारे पार्टनर्स की इकट्ठे पॉलिसी ली गई है, लेकिन मैच्योर तो वो तभी होगी जब पार्टनर किसी की डेथ होगी। सो यहाँ क्या है कि फर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो आप पॉलिसी को क्या करते हो? पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो। जैसे ABC हैं, तीनों ने मिलके एक पॉलिसी ले रखी थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो तो पूरा पैसा मिल जाता है और फिर वो पार्टनर्स उस डिसीज पार्टनर्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पे कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? फर्म ख़त्म हो रही है, तो अब ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नो लॉन्गर जॉइंट। अब वो जॉइंट नहीं है, अलग अलग हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? पॉलिसीज़ में रूल होता है, इफ़ यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द पॉलिसी, उसे आप कंपनी को वापस कर देते हो। ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनी को वापस करोगे, सरेंडर करना कहते हैं। तो आप इसे सरेंडर कर देते हो और उसकी एक वैल्यू होती है सरेंडर वैल्यू, वो हमें मिलती है। तो जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है उसके बेसिस पर वो बिफोर हैंड हमें बताते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट खोल के देखोगे ना, तो वहाँ पे लिखा आएगा कि ये पॉलिसी है, ये मैच्योरिटी है और ये सरेंडर वैल्यू है। मैच्योरिटी मतलब जिस इवेंट की पॉलिसी है उस इवेंट के होने पे, बट अगर उसके पहले पॉलिसी बंद करना चाहते हो तो उसे सरेंडर करना कहते हैं और सरेंडर वैल्यू हमें मिलती है। तो पॉलिसी की एक तरह से सेल होती है सरेंडर वैल्यू पर। नेक्स्ट है, हरमन कैरिड आउट बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000।
ठीक है। हरमन सपोजिटली पार्टनर होगा, उसको आप 20,000 की रेम्यूनरेशन पर डिसोल्यूशन का सारा काम दे रहे हो कि तुम करोगे, तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि अब आपने उसको पूरे काम की जिम्मेदारी दे दी, उसके लिए जो आपने उसको रेम्यूनरेशन भी दे दी, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का क्या होगा? अब वो उसे खुद पे करने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज गिवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब आपके पास एक एसेट थी अनरिकॉर्डेड, उसको आपने एक और लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे दिया, ठीक है। तो जब भी लाइबिलिटी और एसेट मैच हो जाते हैं आपस में, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। बैलेंस बचे तो उसकी एंट्री होती है, बट आपस में मैचिंग की कोई नहीं, क्योंकि हम कहते हैं लाइबिलिटी भी गई, एसेट भी गई, आपस में मैच हो गए, सो नथिंग विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर बैलेंस बच जाए, मान लो आपकी एसेट थी से 50,000 की, इसका हाफ आपने लाइबिलिटी को दे दिया, तो जो हाफ पार्ट आपने मैच कर दिया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो हाफ बच गया उसको सेल करोगे, उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। सो बैलेंस की एंट्री करते हैं बट मैचिंग की नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि दोनों कैंसिल हो रही हैं। भाई एसेट की सेल रियलाइजेशन अकाउंट में है, एसेट की सेल क्रेडिट में आनी है, लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट में आनी है, तो आपस में ही मैच कर गई, सो डोंट नीड टू रिकॉर्ड इट। नेक्स्ट है, वाइल ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज़ नॉट ट्रांसफर। तो रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र नहीं होता? तो हमें याद है कैश का अकाउंट सेपरेट बनता है, सो कैश ट्रांसफ़र नहीं होती है, बाकी सब कुछ यहाँ क्लोज होगा और उनकी सेल अलग से दिखाई जाएगी। नाउ ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये एक आपका फंड है, इसे रिज़र्व वर्ड भी कई बार लिखा होता है, तो रिज़र्व से कंफ्यूज नहीं होना कि रिज़र्व्स तो पार्टनर में बढ़ते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिज़र्व, ये एक रिज़र्व फंड है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनका स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उन फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये फ़ंड बनाया जाता है कि हमें कोई नुकसान हो जाए उसमें, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। सो अगर ये फ़ंड हमारे पास अब बच गया, तो जैसे इन्वेस्टमेंट क्लोज़ हुई है वैसे ही उसका फ़ंड भी क्लोज़ होगा, तो कहाँ जाएगा? ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब आप ये देखो ना, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट आपके एसेट साइड में दिखाई होती है, इसका डेबिट बैलेंस है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमने क्रिएट किया होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, और ये लाइबिलिटीज़ में आती है। तो जब ये एसेट हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज़ करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में वेरियस एसेट्स करके इसको क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो भी यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। सो टोटल अमाउंट पे क्लोज़ कर देते हैं। इस टाइम पे हम ये नहीं देखते प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सब कुछ रियलाइजेशन में होगा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट सेपरेटली क्लोज़ करो, फंड को सेपरेटली क्लोज़ करो। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म हैड अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। फर्म की एक लाइबिलिटी थी, तो इसे कहाँ क्लोज़ करेंगे? अब देखो ये नहीं कहा पे करेंगे, पेमेंट की एंट्री अलग होती है, वो ये कह रहे हैं इसे क्लोज़ कहाँ करेंगे। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, हम क्लोज़ उन अकाउंट्स को करते हैं विच हैव अ बैलेंस। जिन अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, जो बैलेंस शीट में होते हैं, उन्हें क्लोज़ करना होता है। बट ये तो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, तो इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस शीट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तो ये नहीं आ रही है, तो जब ये बुक्स में ही नहीं है तो इसको क्लोज़ भी नहीं करना है, ठीक है, तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का क्या करेंगे? अब ये फ़ंड किस लिए है? पॉलिसी के लिए। जिस भी फंड के अगेंस्ट कोई एसेट होती है वो रियलाइजेशन में क्लोज़ होते हैं, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट क्लोज़ होगी, और ये फ़ंड उसका रिलेटेड फंड भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्लोज़ हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में क्लोज़ हुई, उसका फंड क्रेडिट में क्लोज़ हो जाएगा। सिमिलरली जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट में क्लोज़ हुई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फंड क्रेडिट साइड में क्लोज़ होगा। डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ ट्रांसफरिंग दीज फंड्स एंड रिजर्व्स टू पार्टनर। ये पार्टनर में नहीं जाते हैं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एसेट से अटैच्ड है, तो जहाँ एसेट जाएगी उसकी पूंछ उसके साथ साथ जाएगी, ठीक है। अब कभी आपने ये देखे कि कोई एनिमल जा रहा है और उसकी पूंछ अलग रह जाएगी? वो साथ ही जाएगी। तो जहाँ ये एसेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी जा रही है, उसकी पूंछ, उसका फंड उसके साथ में जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों के बैलेंसेस अलग अलग हैं, एक का डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट बैलेंस है, तो डिफरेंट साइड्स में ज़रूर जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है ना।
सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी सेम स्टोरी है। इन्वेस्टमेंट जो है एसेट है, ये उसका फंड है, तो जहाँ ये एसेट क्लोज होगी वहीं उसका फंड भी क्लोज होगा। अब एसेट का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में क्लोज होगी रियलाइजेशन के, फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है तो फंड क्रेडिट साइड में क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अभी यही डिस्कस कर रहे थे हम, कहाँ जाएगा, जो भी इसका बैलेंस है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा। नाउ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म हैड अ टाइपराइटर, इट हैज़ बिन फुली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। आपके बुक्स में से ये कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो आपका टाइपराइटर ख़त्म हो गया है, बुक्स में नहीं है। इसका मतलब अब ये एक ऐसी एसेट बन गई जो बुक्स में नहीं है, इसे अनरिकॉर्डेड एसेट भी कह सकते हैं। तो अब इसको वैल्यू किया 7,000 पे। नाउ इट विल बी क्लोज्ड, बट क्लोज याद रखो, क्लोज कहाँ करते हैं, क्लोज तब करते हैं जब ये एसेट बुक्स में होती है, तो इसको हमें कहीं क्लोज नहीं करना है, नो रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, ये 7,000 जो वैल्यूएशन है इसको सेल करने पे देखेंगे कि हमें कितना रियलाइज्ड हुआ अमाउंट। अगर आपको पूरा अमाउंट रियलाइज़ हो गया तो आप उसकी एंट्री करोगे कैश टू रियलाइजेशन, है ना, 7,000। मान लो पूरा अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुआ, 5,000 रियलाइज़ हुआ तो 5,000 लिख दोगे। अब मान लो पैसा तो इतना ही रहा लेकिन ये कैश में नहीं आ रहा, इसे पार्टनर लेके जा रहा है, तो कैश की जगह पार्टनर का अकाउंट आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि इसको पार्टनर नहीं लेके जा रहा है, इसे लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो एसेट और लाइबिलिटीज़ तो आपस में मैच होती हैं, तो तब रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, अगर हम एक स्टेज से याद करेंगे ना तो हमें सब चीज़ें याद आएंगी। एसेट की सेल होती है तो एंट्री होती है कैश टू रियलाइजेशन। सेल की जगह पार्टनर ले जाए तो क्या चेंज आया, पैसा नहीं आ रहा, बाकी तो वही है ना, तो पैसे को रिप्लेस कर दिया पार्टनर से। अब अगर आप सेल की जगह उसको एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे देते हो तो ना तो तुम्हारे पास एसेट है ना लाइबिलिटी है, अकाउंट में तो दोनों क्लोज हो चुकी हैं, तो वो आपस में मैच हो जाती हैं, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती, बैलेंस रिकॉर्ड होती है। सो आई होप ये थियोरी जो है आपको रियलाइजेशन चैप्टर की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की क्लियर है। सो नेक्स्ट वील बी डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो थैंक you for the day. Stay learning, stay practicing, stay happy.